नमस्कार, मैं संदीप उप्रेती आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल उप्रेती क्लासेस में। पिछली क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था और जब हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था तो उसके आए थे दो आंसर और उन्हीं दो आंसर को क्या बोला जाता है, या तो रूट्स बोलते हैं या उनको जीरोस कहा जाता है। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो वो रूट्स आए थे उनका क्या नेचर होगा। अब नेचर से यहाँ पर क्या मतलब होगा, इसको आइए पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यानी पिछली क्लास में जब मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था तो उसको सॉल्व करने पर मुझे x के दो आंसर मिले थे। अब मान लीजिए x को हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया और सॉल्व करने पे x की वैल्यू सपोज एक 4 आ गई और दूसरी वैल्यू भी क्या आ गई, 4 आ गई। तो इस केस में यहां पर हमने क्या देखा कि x के दोनों ही आंसर क्या है, सेम है और रियल है। यानी नंबर कैसे हैं, रियल हैं और इक्वल है, यानी रूट्स रियल है, इक्वल है। अब हो सकता है मान लो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया और उसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू कितनी आ गई, एक 5 आ गई और एक x इक्वल टू 6 आ गई। अब यहां भी हमने क्या देखा कि जो 5 और 6 है ये कैसे नंबर है, ये रियल नंबर है, लेकिन इस समय ये कैसे आ गए, अनइक्वल आ गए। ठीक, अब तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, हमने इक्वेशन को सॉल्व किया और x इक्वल टू सपोज इस तरह की वैल्यू आ जाए अंडर रूट ऑफ -3 और x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -6, इस तरह की वैल्यू आ जाए। जब भी रूट के अंदर में कोई नेगेटिव वैल्यू आती है ना तो ऐसा नंबर होता है इमेजिनरी। तो इस समय हमारे जो रूट्स होंगे वो कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी, यानी ये रूट्स रियल नहीं होंगे। तो इन्हीं तीन कंडीशंस को बोला जाता है नेचर ऑफ रूट्स। यानी जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इन तीनों में से एक कंडीशन हमें मिलने वाली है। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा है इमेजिनरी नंबर, तो एक्चुअली जो इमेजिनरी नंबर का जो कंसेप्ट होगा ना वो 11th क्लास में आएगा और वहां पर एक टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पर इसको हम समझेंगे। यहां पर हमने सिर्फ इतना समझना है कि जब भी रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी इसे हम यहाँ पर इमेजिनरी नंबर बोलकर छोड़ देंगे। यानी इस नंबर को एक्चुअली में इस तरह से लिखा जाता है, देखो अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 3। अब अंडर रूट ऑफ -1 को हम डिनोट करते हैं आयोटा से और ये हो जाएगा आयोटा रूट 3। यानी अंडर रूट ऑफ -3 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा रूट 3। और ये वाला कंसेप्ट हम सीखेंगे 11th क्लास में। ठीक, तो अब किसी इक्वेशन के रूट्स इक्वल होंगे या अनइक्वल होंगे या इमेजिनरी होंगे, ये हम कैसे चेक करेंगे, तो आइए समझते हैं। कुछ स्टेप होगा, जैसे सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा, हमें ये चेक करना होता है कि जो वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब ये हो गया कि इक्वेशन को हम इस वाली फॉर्म में लिखेंगे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 में हम लोग क्या करेंगे, यानी स्टेप नंबर 2 में हमें फाइंड करना होता है d, यानी d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी हमें डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और d इज इक्वल टू होता है b² - 4ac। यानी पहला काम कि हमने क्या करना है, ये चेक करना है कि जो इक्वेशन दे रखी है क्या वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है तो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हम डी फाइंड करते हैं, डी जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, और इसे कैलकुलेट किया जाता है b² - 4ac के द्वारा। अब देखो यहां पर क्या होगा, जब हम डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना तो हमारे पास 3 केस आएंगे। देखो केस नंबर 1, हमने b² - 4ac को सॉल्व किया और मान लो सॉल्व करने पर d इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो अगर d 0 आता है इसका मतलब ये होता है कि जो रूट्स है ना
वो रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। ठीक, अब केस नंबर 2 पे चलते हैं। भाई हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को सॉल्व किया और सॉल्व करने पे मान लो d की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 से बड़ी आ जाती है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका जो रूट्स होंगे आपके रियल होंगे, रियल एंड अनइक्वल। और अनइक्वल को हम डिस्टिंक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना, डिस्टिंक्ट भी किसे कहा जाता है। तो यानी अगर d 0 से बड़ा आता है तो रूट्स हमारे रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब तीसरा केस देखो यहाँ पर ये हो सकता है, केस नंबर 3 में भाई d इज लेस देन 0, यानी d की वैल्यू अगर 0 से कम आ जाए तो उस केस में जो रूट्स वो रियल नहीं होंगे और उस केस में रूट्स हमारे क्या होते हैं, रूट्स आर इमेजिनरी। बस ये 3 कंडीशन आपको दिमाग में रखनी है और कोई सी भी इक्वेशन दे रखी हो हम उसके नेचर ऑफ रूट्स आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब हम करते हैं एक एग्जांपल और उस एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनके नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि हम किस तरीके से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं उनके नेचर को आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पर मैंने एक इक्वेशन लिखी हुई है, x 2x + 3 इज इक्वल टू x² + 5 और हमें यहाँ पर इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनका नेचर आइडेंटिफाई करना है। ठीक, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1 हम ये चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो मुझे बिल्कुल नहीं दिख रही है, आप देख सकते हैं कि इक्वल टू के यहाँ पे इक्वल टू के इधर 0 होना चाहिए, यहाँ पे 0 तो है नहीं। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, इस इक्वेशन को हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर x 2x + 3 इज इक्वल टू x² + 5। अब हम इस x से ना इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x² + 3x इज इक्वल टू x² + 5। अब हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में ये टर्म्स हैं इनको मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, 2x² + 3x - x² - 5 इज इक्वल टू 0। अब इस 2x² यहाँ पर 2x² है और यहाँ पर x², दोनों के दोनों कैसी टर्म्स हैं, लाइक टर्म है। अगर लाइक टर्म है तो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा x², 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, और प्लस 3x एंड -5 इज इक्वल टू 0। तो यानी अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि राइट हैंड साइड में हमारा 0 आ चुका है और ये जो इक्वेशन है ना x² + 3x - 5 ये हमारी अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने से क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक, अब स्टेप नंबर 2 में हमारा क्या होगा, स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन यहाँ पर फाइंड कर दी है, अब इसे हम कंपेयर करते हैं किससे, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0 से। अब कंपैरिजन कैसे करते हैं, यानी यहाँ पर हमने क्या देखा, x² का कोफिशिएंट क्या है, a, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट क्या होगा, 1। जब कुछ नहीं लिखा तो इसका आगे क्या मानकर चलेंगे, 1। तो यानी a इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, 1। यहाँ पर इस x का कोफिशिएंट b है और यहाँ पे इस x का कोफिशिएंट क्या है, 3। तो यानी b इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा, 3। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है, -5। तो c इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, 5। ठीक, तो यानी स्टेप 2 में हमने क्या किया कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को, जो हमारी x² + 3x - 5 = 0 जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, उसे मैंने क्या किया, जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² bx + c से मैंने कंपेयर किया और यहां से मुझे क्या मिला, a b और c की वैल्यू मिली। अब जब a b c मुझे मिल गया तो अब हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर 3 में। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं, हम d कैलकुलेट करेंगे। d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट। तो d इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। अब भाई जहां पर b है वहां पर हमने रखा
3 का स्क्वायर और -4, ए की जगह पे आपका 1 आ जाएगा और सी की जगह पे आपका -5 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये +20 हो जाएगा। ठीक, और 20 और +9 यहाँ पर कितना आ गया, 29 आ गया। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो d की वैल्यू आई वो कितनी आई, 29, और 29 कैसा नंबर है, जो 0 से बड़ा है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सिंस d इज इक्वल टू 29 therefore d इज ग्रेटर देन 0, यानी d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। अब हमने ये पढ़ा था कि अगर d की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो रूट्स यहां पर हमारे क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल, अनइक्वल सॉरी। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। बस इतना सा काम आपको करना होता है और आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो नेचर ऑफ रूट है ना वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक, तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो चलिए देखते हैं, यहां पर हमारा एग्जांपल नंबर 2 है। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर चेक करते हैं। तो वही सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें ये देखना है कि क्या ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो अभी तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, जो हमारा स्टेप नंबर 1 होता है कि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे, अब देखो यहाँ पर हमने क्या देखा कि x-3 का होल स्क्वायर एंड +1 इज इक्वल टू 2x-5। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखो ये x-3 है, x-3 का क्या है, होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर x-3 का जो होल स्क्वायर है ना, यहाँ पर एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। यानी यहाँ पर हमने क्या अप्लाई किया, ये हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a एंड b प्लस 1 इज इक्वल टू 2x-5। यानी यहां पर मैंने एक आइडेंटिटी का इस्तेमाल किया और वो आइडेंटिटी होती है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस 2ab। तो इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल जब मैंने यहां पर किया तो मुझे यहां पर ये इस तरह से मिल गया। तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x एंड माइनस 5। अब हम क्या करेंगे, इस वाली टर्म को यानी राइट हैंड साइड में जो ये टर्म्स है इनको हम लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे। तो यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 1 माइनस 2x एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब भाई यहां पर देखते हैं x स्क्वायर ये -6 एंड -2 ये क्या हो जाएगा -8x और ये 9 है और ये 1 10 हो जाएगा और 10 और 5 यानी ये कितना हो गया आपका +15 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें यहाँ पर एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है, यानी हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब चलते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 में। अब स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुकी है हमें, हम इसे कंपेयर करेंगे हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। अब यहाँ पर अगेन वही काम, यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a और यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 1, तो a मुझे 1 मिला। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है b और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है -8, तो b इज इक्वल टू मुझे मिला -8। यहाँ c इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा 15। इस तरह से मुझे a b और c की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमारा जो अगला स्टेप होगा स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट d को फाइंड करेंगे। तो भाई d का फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि d इज इक्वल टू क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जो b है वहां पर -8 का होल स्क्वायर पुट किया और -4 इंटू a इंटू c। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा देखो तो क्या आ जाएगा, ये 64 आएगा
और यहाँ पर आ जाएगा -60। तो ये भी कितना आ गया आपका, ये आ गया 4। तो अगेन हमने क्या देखा, यहाँ पर जो d है हमारा वो कितना आ गया, 4 आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, देखो सिंस d इज ग्रेटर देन, सिंस d इज इक्वल टू 4, therefore d is greater than 0, so roots are real and unequal। तो इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ना नेचर ऑफ रूट्स को आइडेंटिफाई आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वाला जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्लास को मैं आज यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।